हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है कि एमपी का पीसीएसजे का एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है और उसी एग्जामिनेशन को साथियों ध्यान में रखते हुए आज हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू सेशन लेकर के आ रहे हैं, पीवाईक्यू क्वेश्चंस लेकर के आ रहे हैं इंडियन पेनल कोड का। तो साथियों यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चंस को देखेंगे। उस क्वेश्चन को देखने के बाद हम जो भी उसके रेलेवेंस में एक्सप्लेनेशन हो सकता है उस एक्सप्लेनेशन को भी आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे और जो भी अदर फैक्ट्स होंगे उन सभी चीजों को हम आपके सामने बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए कि जो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है ये किसकी बात कर रहा है। कह रहा है अपराध की, एक मिनट साथियों पेन ले ले। ये जो बात कर रहा है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन हम लोगों से कहना चाहता है, ये क्वेश्चन आप यहां पर देख सकते हैं, कर रहा है अपराध की प्रकृति और परिभाषा के बारे में हमसे बात कर रहा है कि क्या होता है अपराध की प्रकृति, नेचर के बारे में बात कर रहा है। किसके नेचर के बारे में बात कर रहा है? तो साथियों ऑफेंस के नेचर के बारे में यहां पे बात कर रहा है। तो जो भी यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं हम एक एक क्वेश्चंस को आपके सामने रखने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपके सामने यहां पे साथियों बन रहा है, ये क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में देखने के लिए मिलेगा, मींस की डेगलॉट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने कर रहा है, आप क्वेश्चन को टैकल करना सबसे पहले सीखिए। हमको कीवर्ड एक्सट्रैक्ट करना होता है। जितना बेहतर तरीके से हम कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हमको हमारी चीजें क्लियर होंगी। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन कर रहा है, द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड वाज प्रिपेयर्ड बाय। ये सभी को पता है कि जो ड्राफ्ट है इंडियन पेनल कोड का, ये किसके द्वारा प्रिपेयर्ड किया गया। कौन सा ऐसा लॉ कमीशन था जिस लॉ कमीशन के द्वारा इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर्ड किया गया था। कहने का मतलब यह है हिंदी में कि भारतीय दंड संहिता का प्रारूप तैयार किया गया था। क्या किया गया था? ड्राफ्ट की बात कर रहा है। ये जो ड्राफ्ट है, ये जो प्रारूप है, ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? कौन सा ऐसा लॉ कमीशन था? तो साथियों जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, पूरा का पूरा ऑप्शंस आपके सामने यहां पर दे रखा है। कर रहा है फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा, या फिर सेकंड लॉ कमीशन के द्वारा, या फिर थर्ड लॉ कमीशन के द्वारा, या 16th लॉ कमीशन के द्वारा। तो साथियों ये क्वेश्चन तो बड़ा ही नॉर्मल है, बड़ा ही बेसिक है, लेकिन किसी न किसी स्टेज पे किसी न किसी स्टूडेंट को ये क्वेश्चन भी फंसा देता है। तो साथियों ये जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे दे रहा है कि ये जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, ये फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा इस ड्राफ्ट को प्रिपेयर किया गया था। यहाँ पे आंसर तो आपका ए वाला ही करेक्ट होगा कि ये जो तैयार किया गया था ये फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ही तैयार किया गया था। अब आप कहेंगे कि इस जो फर्स्ट लॉ कमीशन था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी? तो साथियों आप सभी लोगों को पता है जो ड्राफ्ट इसका किया गया था, ड्राफ्टिंग किसके द्वारा किया गया था? तो ड्राफ्टिंग जो किया गया था लॉर्ड मैकुले साहब के द्वारा किया गया था। और उनके सपोर्ट में उनके साथ साथ कौन खड़ा था? मीन्स की लॉ कमीशन के जो मेंबर थे, सबसे पहले हमारे मेंबर कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले साहब ही मेंबर हुआ करते थे। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिए। एक्सप्लेनेशन में भी आपको यही दिखेगा कि भारतीय दंड संहिता 1860 का जो प्रारूप है ये लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही तैयार किया गया था। जो प्रथम विधि आयोग बना था उसी प्रथम विधि आयोग के द्वारा इसको क्या किया गया था? इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया था। और आप देख भी सकते हैं कि यूपी एपीओ 2018 के एग्जामिनेशन में ऑलरेडी आपसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। ये क्वेश्चन एकदम बेसिक था, एकदम नॉर्मल था, फिर भी आपको इस क्वेश्चन पे ध्यान लगाने की आवश्यकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपसे कब और क्या पूछ सकता है इसकी कोई भी गारंटी नहीं है। अब आप यहां पे क्वेश्चन नंबर सेकंड को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे क्या कह रहा है? कह रहा है हु इज एसोसिएटेड विथ ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन पेनल कोड। मींस कि भारतीय दंड संहिता का प्रारूप किसने तैयार किया था? अभी आप लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन देखा है कि 1860 में ही लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा क्या किया गया था? फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ही हमारा इंडियन पेनल कोड तैयार किया गया था। तो यहां पे फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि ये किसके द्वारा तैयार किया गया था। तो यहां पे फिर आप देखिए ऑप्शन क्या दे रहा है? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले साहब ही थे, इन्हीं के द्वारा फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा इस चीज को तैयार किया गया था। कर रहा है मुल्ला साहब। मुल्ला साहब यहां पे नहीं है। सर एचएस मेन साहब, ये भी नहीं है। फेडरिक पोलक साहब, ये भी यहां पे नहीं है। जो आपका करेक्ट आंसर यहां पे होगा साथियों, लॉर्ड मैकाले साहब के द्वारा ही किया गया था। ये चेयरमैन थे किसके? ये फर्स्ट लॉ कमीशन के चेयरमैन थे। इनके सपोर्ट में 3 लोग और थे जो कि हमारे इंडियन पेनल कोड पे काम किए थे। मैक्लियोड साहब,
मिलेट साहब और एडरसन साहब, ये 3 लोग मिल करके हमारे भारत के हमारा जो इंडियन पेनल कोड था उस इंडियन पेनल कोड को इन्होंने बनाने में मदद किया था। और आप देख सकते हैं कि ये यूपीएचजेएस जैसे एग्जामिनेशन में और उत्तराखंड जुडिशरी 2014 जैसे एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे साथियों। इस क्वेश्चन में हम आपको हर एक चीज यहां पे शो करना चाहते हैं, हम एमसीक्यू भी शो करना चाह रहे हैं आपके सामने, साथ ही साथ हम ये भी दिखाना चाहते हैं कि ये किस किस एग्जामिनेशन में आपसे पूछा गया है। साथ ही साथ मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी आपके सामने रख रहा हूं और डिगलॉट एडिशन में तो आपके सामने ये है ही है। क्वेश्चन कह रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द इंडियन पेनल कोड। इस क्वेश्चन को इतनी बार आपसे पूछ रहा है, इतने बार घुमा करके पूछ रहा है, जिससे कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ये पूरा का पूरा कंटेंट आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए। मींस कि भारतीय दंड संहिता के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं तो अध्यक्ष बार बार कौन थे, तो साथियों आप सभी लोगों को पता है कि मैकॉले साहब इसके क्या थे, मैकॉले साहब इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि यही फर्स्ट लॉ कमीशन में बनाया गया था। अगर एक्ट नंबर की बात करें हम इंडियन पेनल कोड की तो एक्ट नंबर 45 है, आपको देखने के लिए मिलेगा। चैप्टर की हम बात करें तो टोटल चैप्टर इसमें आपको 23 देखने के लिए मिलेगा। अगर हम सेक्शन की बात करते हैं इंडियन पेनल कोड की तो पूरा का पूरा सेक्शन 511 आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। और ये सभी की सभी चीजें आपके फर्स्ट लॉ कमीशन के द्वारा ही बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप यहां पर देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहां पे क्या कर रहा है, एक मिनट इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करते हैं तो कह रहा है कि व्हाट इज द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। अपराध की सही परिभाषा क्या है। यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि यह क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि अपराध की सही परिभाषा क्या हो सकती है। एक्ट पनिशेबल बाय लॉ, यह अपराध की सही परिभाषा हो सकती है। एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ, ये अपराध की सही परिभाषा हो सकती है। क्या इमोरल एक्ट जो है ये अपराध की सही परिभाषा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इन सभी चीजों को आप एक एक करके यहां पर देख रहे हैं। साथ ही साथ यहां पे डी वाले ऑप्शंस को देखिए, कह रहा है एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। किसकी बात कर रहा है, कह रहा है एक्ट पनिशेबल बाय लॉ एंड आल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ। एक्ट तो पनिशेबल है लॉ के द्वारा, आल्सो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखेंगे कि इसमें क्या कहा जा रहा है, इसके आंसरिंग में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है, इससे रिलेटेड आपको यहां पे क्या इसका ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। जब आप ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन आपसे क्या कह रहा है साथियों, यहां पे इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं जिससे कि चीजें आपके सामने अच्छे से आए। देखिए अगर आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे तो आंसर तो इसका डी वाला होगा, ये तो बात इसका तय है। लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका क्या कह रहा है, कह रहा है अपराध की परिभाषा विभिन्न विधि शास्त्रियों ने विभिन्न प्रकार से व्यक्त किया है। जाहिर सी बात है अगर हम इंडियन पेनल कोड को पढ़ते हैं और साथ ही साथ हम ज्यूरिस्प्रूडेंस को देखते हैं तो इन दोनों को एक साथ पढ़ने में अलग ही मजा है। इसलिए अलग मजा है क्योंकि जो भी डेफिनेशंस हमारे निकाले गए हैं इंडियन पेनल कोड के अंतर्गत, ये कहीं ना कहीं हमको कहां से देखने के लिए मिलते हैं, ये कहीं ना कहीं हमें ज्यूरिस्प्रूडेंस के ही अंतर्गत देखने के लिए मिलते हैं। कह रहा है अगर हम ब्लैकस्टोन साहब की बात करते हैं तो ब्लैकस्टोन साहब आईपीसी के लिए या फिर पनिशमेंट लॉ के लिए क्या कहना चाहते हैं। ब्लैकस्टोन साहब कह रहे हैं, ब्लैकस्टोन के अनुसार निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या तो लोप या अपराध कहलाता है। या तो हम उसको लोप कहेंगे या फिर अपराध कहेंगे। यह बात किसके द्वारा कही गई है साथियों, तो यह बात जो कही गई है ये ब्लैकस्टोन साहब के द्वारा कही गई है, आप यहां पर देख सकते हैं। अगर इसी बात को स्टेफेन साहब के द्वारा कहा जा रहा है तो स्टेफेन महोदय क्या कहना चाहते हैं इसी को लेकर के, ऑफेंस को लेकर के, तो स्टेफेन के अनुसार अपराध विधि द्वारा निषिद्ध तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। इनका डेफिनेशन बड़ा ही अच्छा है। अगर हम स्टेफेन महोदय को देखना चाहते हैं तो स्टेफेन ने क्या कहा है, तो स्टेफेन का कहना है सीधे सीधे कि जो अपराध होता है विधि द्वारा निषिद्ध होता है, ऑफेंस जो होता है इस प्रोहिबिटेड बाय लॉ होता है, तथा समाज के नैतिक मूल्यों के लिए अरुचिकर एक कार्य है। ये क्या है, ये सबसे सटीक आपको स्टेफेन महोदय का यहाँ पे डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगा। फिर आप अगर केनी के अनुसार देखना चाहते हैं कि केनी साहब क्या कहना चाहते थे, तो केनी के अनुसार अगर हम देखना चाहेंगे तो अपराध ऐसे दोष हैं, अगर हम केनी साहब के अनुसार देख रहे हैं तो इनका मानना है कि अपराध एक ऐसा दोष है जिसमें
अनुशासित दंडात्मक होता है। साथ ही साथ कह रहा है जो कि किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षम्य नहीं होता है। जो भी अगर हमने ऑफेंस किया है तो इस ऑफेंस को क्षमा कौन कर सकता है? तो इस ऑफेंस की क्षमा या तो राजा कर सकता है, या तो किंग कर सकता था, या तो क्वीन कर सकता था। ये 1860 के अनुसार हम बता रहे हैं दोस्तों, ये 1860 का कानून है। या तो स्टेट, इस समय की अगर हम बात करते हैं तो स्टेट होता है, स्टेट उसको क्षमा कर सकता है, लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति क्षम्य नहीं कर सकता है। तथा यदि वह क्षम्य है तो केवल सम्राट के द्वारा, या तो किंग के द्वारा आप क्षमा किए जा सकते हैं अगर किसी भी प्रकार के अगर आपने ऑफेंस कमिट कर दिए हैं, या तो फिर क्वीन के द्वारा आप बच सकते हैं। आप देखिए लिख रहा है कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 40 अपराध को संहिता द्वारा, क्या कह रहा है? अपराध को संहिता द्वारा दंडनीय होने के आधार पर परिभाषित किया गया है। जब आप देखेंगे चैप्टर नंबर 2 अपना देखेंगे तो पूरा का पूरा आपको वहां पे बंच दिखेगा, और उसी में आपको सेक्शन नंबर 40 आपको दिखेगा, जिसमें आपको अपराध की परिभाषा, ऑफेंस की डेफिनेशन आपको देखने के लिए मिलेंगी। अतः उपरोक्त दिए गए परिभाषाओं के आधार पर अपराध की सही परिभाषा विधि द्वारा निषिद्ध एवं दंडनीय कृत्य के रूप में किया जा सकता है। प्रोहिबिटेड बाई अगर लॉ है तो ये क्या है? ये आपने ऑफेंस कमिट किया है। अगर किसी भी चीज को मना किया जा रहा था कि भाई साहब आपको ये नहीं करना है, लेकिन आप नहीं मान रहे हैं, आप वही काम करेंगे। आपसे कहा जा रहा है कि हेलमेट पहन के गाड़ी चलाइए, 4 लोग बाइक पे ना बैठिए, तो ये क्या कर रहे हैं? आपको मना किया जा रहा है लेकिन आप मानते नहीं हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप यहाँ पे ऑफेंस कहीं ना कहीं कमिट कर रहे हैं, और जब जब आप ऑफेंस कमिट करेंगे तब तब यहाँ पे आपको पेनलाइज किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। देखिए मैंने आपसे ऑलरेडी ये बात कह रखा हूं कि जब जब आप पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे? आईपीसी को पढ़ेंगे, तब तब कहीं ना कहीं आपको ज्यूरिस्प्रूडेंस की झलक देखने के लिए मिलेंगी, और उसी चीज को यहाँ पे आपके सामने शो भी किया जा रहा है। कह रहा है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिफाइंड क्राइम एज एन कमिटेड और ओमिटेड इन द वायलेशन ऑफ पब्लिक लॉ ईदर फॉर द फॉरबिडन बार द कमांडिंग इट की बात कर रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से किसने अपराध को ऐसा कृत्य जिसे निषेधात्मक, ऐसा कोई कृत्य है जिसे निषेधात्मक, ठीक, या अज्ञात्मक रूप में सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में किया गया हो। मीन्स कि सार्वजनिक विधि जो होता है उस सार्वजनिक विधि के उल्लंघन में हो या नहीं किया गया हो के रूप में परिभाषित किया है। ये किसके द्वारा ये चीजें परिभाषित की गई हैं? अब ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, और ये जो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है साथियों, ये क्वेश्चन आपके लिए कहीं ना कहीं ज्यूरिस्प्रूडेंस की झलक यहाँ पे आपके सामने शो कर रहा है। तो ये किसके द्वारा कही गई है? क्या ये बातें रसेल साहब के द्वारा कही गई है? तो नहीं, रसेल साहब के द्वारा ये बातें नहीं कही गई हैं, केनी साहब के द्वारा भी नहीं की गई है। ये जो बातें कही गई हैं ये ब्लैकस्टोन साहब के द्वारा कही गई है। यहाँ पे आप ऑप्शंस भी देख सकते हैं, और देखिए यूजीसी नेट दिसंबर 2018 के पेपर नंबर 2 में आपसे पूछा जाने वाला ये साथियों क्वेश्चन था। अब आप इसके एक्सप्लेनेशन को जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये जो चीजें बताई जा रही हैं हमारे बेहतरी के लिए बताई जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ब्लैकस्टोन ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा है कि ब्लैकस्टोन साहब, मीन्स कि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस में भाग गए, और ज्यूरिस्प्रूडेंस में जब जब हम जाएंगे तब तब हम कहीं ना कहीं ब्लैकस्टोन साहब को पाएंगे, स्टेफन साहब को पाएंगे, साइमंड साहब को पाएंगे, स्टेफन साहब को पाएंगे। इन लोगों को हमको मिलना ही मिलना जरूरी है। तो ब्लैकस्टोन ने अपराध को परिभाषित करते हुए कहा कि निषिद्ध या समादेशित, कहां लिखा है? निषिद्ध या समादेशित करने वाली सार्वजनिक विधि के अतिक्रमण के रूप में किया गया कार्य या तो लोप या तो अपराध कहलाता है। या तो हम उसको लोप कहेंगे, या तो एक्ट ओमिशन कहेंगे, या फिर हम क्या कहेंगे? या फिर हम उसको ऑफेंस कहेंगे। ये बात ब्लैकस्टोन साहब के द्वारा कही गई है। अगर आप यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन को फेस करना चाहते हैं, एट दैट टाइम आपसे इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी नेचर के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों। कह रहा है फिलिंग द गैप, खाली स्थान को भरिए। अब ऐसा क्वेश्चन दे दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आपके सामने दे दिया है। कह रहा है खाली स्थान को अब आप ही को भरना है। तो अब आप क्या खाली स्थान के जगह पे भरेंगे? कह रहा है डिसओबीडियंस ऑफ लॉ। डिसओबीडियंस मीन्स कि कानून की आप अवज्ञा कर रहे हैं, आप मान नहीं रहे हैं, डिसओबीडियंस कर रहे हैं। डिसओबीडियंस ऑफ लॉ इज नॉट एन ऑर्डिनरी अ क्राइम अनलेस दैट एक्ट इज डिक्लेयर्ड एज क्राइम बाय सम। कानून की अवज्ञा सामान्यतः एक अपराध नहीं है।
कानून की अगर आप अवज्ञा करते हैं तो हर टाइम ये ऑफेंस थोड़े नहीं है। मीन्स मान के चल रहे हैं आप किसी पगडंडी पे गाड़ी चला रहे हैं, हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो क्या ये एट दैट टाइम अपराध नहीं हुआ? आप पगडंडी पे चला रहे हैं ना, वहां पे पुलिस है ना ट्रैफिक है, तो हर टाइम ये अपराध नहीं है। जब तक कि उस कार्य को किसी ... के द्वारा अपराध न घोषित कर दिया जाए। अब किसके द्वारा अपराध न घोषित कर दिया जाए? लॉ के द्वारा। किसके द्वारा साथियों? तो जब तक लॉ के द्वारा उसको अपराध ना घोषित कर दिया जाए तब तक वो अपराध नहीं है। यहाँ पे मेथड आपका गलत होगा, सोसाइटी गलत होगा, ऑल ऑफ द एबव भी यहाँ पे गलत होगा। आप देख सकते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट जैसे एग्जामिनेशन में पूछ रखा है और आप इसके एक्सप्लेनेशन को यहाँ पे रीड आउट करिए। कह रहा है कानून की अवज्ञा सामान्यतः एक अपराध नहीं है। अगर हम कानून की अवज्ञा करते हैं तो जनरली ये एक टाइप का ऑफेंस यहाँ पे नहीं क्रिएट होता है। कब तक नहीं क्रिएट होता है? जब तक कि उस कार्य को किसी कानून द्वारा अपराध न घोषित कर दिया गया हो। अगर उसको अपराध घोषित कर दिया गया हो तब तो वो कहीं ना कहीं आपके में यहाँ गेम चेंजिंग का काम कर रहा है। लेकिन अगर नहीं चेंज किया गया होगा तब तक आप यहाँ पे धूमधाम से उसको ले सकते हैं। अब आप आगे चलिए और आगे चीजों को यहाँ पे ऑब्जर्व करिए साथियों। आगे क्वेश्चन नंबर हम 7 की हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर अगर हम 7 की बात करते हैं साथियों तो ये कहीं ना कहीं आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और इस टाइप के क्वेश्चंस की डिमांड अब डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अगर हम रीजन एंड असर्शन बेस्ड टाइप के क्वेश्चंस की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात करते हैं। यहाँ पे असर्शन आपके सामने रख दिया है। असर्शन में क्या कर रहा है? कह रहा है क्राइम इज अ पनिशेबल बिकॉज इट इज प्रोवाइडेड इन द लॉ। क्राइम जो होता है साथियों ये पनिशेबल होता है, इसलिए पनिशेबल होता है क्योंकि ये प्रोवाइड किया गया है लॉ के अंतर्गत। रीजन क्या दिया है? क्या रीजन यहां पर दिया है? कह रहा है कि क्राइम इज रिवोल्टिंग ऑफ द मोरल सेंसेस ऑफ द सोसाइटीज की बात कर रहा है। ये बात कहीं ना कहीं खटक रही है, दिलों में खटक रहा है। अब इसी क्वेश्चन को आप यहां पर हिंदी में देखिए। कर रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एबो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जो ऊपर आपने रीजन एंड असर्शन पढ़ा है उसमें से कौन सा यहां पे करेक्ट आपके सामने है? अब आप कथन को हिंदी में देखिए और कारण को भी हिंदी में देखिए। कथन कर रहा है अपराध इसलिए दंडनीय है कि विधि में उसका उपबंध किया गया है। इसलिए दंडनीय है क्योंकि विधि के अंतर्गत उसका उपबंध किया गया है। अगर हम कारण की बात करते हैं, अपराध समाज की नैतिक चेतना के लिए असहाय है। तो ये बात कहीं ना कहीं गलत हमको लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप देखिए कि क्वेश्चन आपका आंसर क्या क्या दिया है। पहले आंसर को आप देखेंगे तो कह रहा है बोथ ए एंड आर की बात कर रहा है। मीन्स कि दोनों ए एंड आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की बात कर रहा है। आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का। पहला ऑप्शन आपके सामने ये आ रहा है। सेकंड ऑप्शन की हम बात करते हैं, बी वाले अगर आप ऑप्शन की देखते हैं, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए की बात यहां पे कर रहा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन के नेचर को समझिए, साथ ही साथ आप इस टाइप के ऑप्शंस को एनालिसिस करने के बारे में भी सोचिए। सिर्फ और सिर्फ आंसर लगाना ही हमारा इंटेंशन नहीं है कि हम सिर्फ और सिर्फ आंसर को मार्क करके हुए चले जा रहे हैं। नहीं, हमें यह भी देखना जरूरी है कि किस तरह से इसकी आंसरिंग की हम लोग मार्किंग कर रहे हैं। सी वाले में कर रहा है ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ए तो सही है लेकिन आर जो है यहाँ पे गलत है। कुछ लोग होंगे इसी को अपना आंसर मार्क करके चले जाएंगे, लेकिन आपको चीजों को, रीजन को और असर्शन को, कथन को और कारण को अच्छे से पढ़ना है, उसको समझने की आवश्यकता है। डी वाले में कर रहा है ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, लेकिन यहाँ पे जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा साथियों यही बी वाला होगा। कर रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों सत्य है। ए वाला भी मीन्स की रीजन एंड असर्शन दोनों के दोनों सत्य हैं, बट आर जो आर है इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहां पे जो एक्सप्लेनेशन आर अपना करना चाहता था, आर भाई साहब का जो एक्सप्लेनेशन था कहीं ना कहीं वो फिसड्डी था, इसीलिए यहां पे ये बातें सही नहीं हो रही हैं। जब हम आगे चलेंगे तो आगे यहां पे आपके सामने इसका लंबा चौड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। जब आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो चीजें आपके सामने यहां पे करेक्ट कंफर्म हो जाएंगी। साथियों यहां पे एक्सप्लेनेशन देखिए, कह रहा है यह कथन सही है कि अपराध दंडनीय है क्योंकि विधि में दंड का उपबंध किया गया है। जाहिर सी बात है जब हम विधि की बात करते हैं और खास करके इंडियन पेनल कोड की बात करते हैं तो इंडियन पेनल कोड के ही अंतर्गत हमको
पनिशमेंट देखने के लिए मिलता है। दंड प्रक्रिया संहिता की अगर हम धारा की बात करते हैं तो धारा 2N में हमको ऑफेंस का डेफिनेशन देखने के लिए मिलता है। क्या होता है ऑफेंस? ऑफेंस किसको हम लोग कहते हैं? और आईपीसी की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन पेनल कोड के सेक्शन नंबर 40 के अंतर्गत आपको ऑफेंस देखने के लिए मिलता है। तो कह रहा है धारा 2N के अनुसार अपराध से कोई ऐसा कार्य या लोप अभिप्रेत है जो तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा दंडनीय बना दिया गया है। मींस कि एट दैट टाइम उसको क्या बना दिया गया है? लॉ बना दिया गया है। अपराध जो होता है साथियों, समाज की नैतिक चेतना, साथ ही आप ये बात ध्यान दीजिए, अपराध जो होता है वो समाज की नैतिक चेतना के लिए असभ्य होता है, उसको ग्राह्य नहीं किया जा सकता है। अगर हम यहां पर देखेंगे सामान्य के अनुसार अपराध कानून द्वारा वर्जित समस्त समाज के प्रति एक क्षतिपूर्ण कार्य है, चाहे उसका शिकार कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो ऑफेंस जो होता है साथियों, ऑफेंस बहुत ही गलत चीज होती है। ऑफेंस से सभी लोगों को बचना चाहिए, जो कि आपको सीआरपीसी में भी सेक्शन नंबर 2N के अंतर्गत डिफाइन किया गया है, और आप आईपीसी में देखेंगे तो सेक्शन नंबर 40 के अंतर्गत आपको ऑफेंस देखने के लिए मिलता है कि किसको हम ऑफेंस कहते हैं, क्या होता है ऑफेंस। अगर ऑफेंस हो जाता है तो किस किस चीज को हम लोग ऑफेंस की कैटेगरी में रखते हैं, किसको हम ऑफेंस मानते हैं और किसको हम यहाँ पे ऑफेंस नहीं मानते हैं। तो ये आपने क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 8 को ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कहना चाहता है दोस्तों? ये कहना चाहता है ऑब्जर्व द स्टेटमेंट। सबसे तो पहले ये कह रहा है कि ऑब्जर्व द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड मार्क द आंसर आर करेक्ट। नीचे दिए गए कथनों का अवलोकन कीजिए तथा सही उत्तर पर चिन्ह लगाइए कि क्या यहाँ पे क्वेश्चन दे रहा है और उसका क्या आंसर होने वाला है। पहला आप देखिए, कह रहा है टॉर्ट एंड क्राइम आर नीदर एग्जैक्टली डिफरेंट नॉर एग्जैक्टली द सेम। अपकृत्य तथा अपराध न तो बिल्कुल भिन्न है और न ही बिल्कुल समान है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। पहली बात कर रहा है। सेकंड वाली बात में कह रहा है मर्डर इज आउटराइट क्राइम, हत्या पूर्णतः अपराध है। जो हत्या होता है साथियों वो आउटराइट क्राइम होता है, वो पूर्णतः अपराध के ही कैटेगरी में फॉल करता है। थर्ड वाले में कह रहा है ट्रेसपास विदाउट इंटेंशन इज ओनली अ टॉर्ट, बिना आशय के अतिचार केवल अपकृत्य है। यहां पे टॉर्ट की बात कर रहा है। ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने दे दिया है और उन तीनों स्टेटमेंट के ही अकॉर्डेंस में आपके पास यहां पे आंसर भी दे रहा है। कह रहा है कि स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। जो स्टेटमेंट फर्स्ट था और जो सेकंड था, मैंने आपसे कहा था कि ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा इसमें से कौन सत्य है। बी वाले में कह रहा है स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर ट्रू। ऑप्शन सी में कह रहा है ऑल आर द स्टेटमेंट आर ट्रू। जितने भी यहाँ पे स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू हैं। और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल स्टेटमेंट आर फॉल्स। जितने भी स्टेटमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे थे सभी के सभी फॉल्स हैं। और आप देख सकते हैं कि बीपीएससी एपीओ जैसे एग्जामिनेशन में इस नेचर के इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है, तो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन में यहाँ से इस टाइप के इस नेचर के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे जा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी वाला आंसर आपके सामने ऑलरेडी करेक्ट बता रहा है। अब आप एक्सप्लेनेशन को देखिए और एक्सप्लेनेशन को देख करके चीजों को एनालिसिस करिए। कह रहा है दंड विधि के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार अपराध तथा अपकृत्य न तो बिल्कुल भिन्न है और न ही एकदम समान है। कह रहा है हत्या पूर्णतः अपराध है क्योंकि इसके अंतर्गत अपराधिकता हमको देखने के लिए मिलता है। जब हम इधर आएंगे तो इधर की चीजों को देखेंगे, क्योंकि आगे की जो एक्सप्लेनेशन है कह रहा है क्योंकि क्रिमिनलिटी की मात्रा अधिक होता है। हत्या इसीलिए अपराध होता है साथियों क्योंकि उसमें जो क्रिमिनलिटी की मात्रा होती है वो बहुत ही हाई होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। अपराध के साथ साथ अपकृत्य भी, किंतु जब अतिचार में आशय का अभाव होता है तब यह अपराध न होकर केवल एक अपकार के रूप में होता है। इस प्रकार उक्त तीनों कथन सत्य हैं। जो भी आपको ऊपर के एक्सप्लेनेशन दिए गए थे, जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, वो तीनों के तीनों चीज यहाँ पे सही साबित हो रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि विच इन द फॉलोइंग इज नॉट इनक्वेट क्राइम। निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा अपराध है जिसको हम लोग अपूर्ण अपराध के नाम से
जानते हैं। क्या अटेम्प्ट जो होता है साथियों ये अपूर्ण अपराध होता है? क्या क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी अपूर्ण अपराध होता है? क्या अबेटमेंट जो होता है यहाँ पे अपूर्ण अपराध होता है? या फिर किडनैपिंग आपका अपूर्ण अपराध होता है? तो साथियों यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो किडनैपिंग होगा, और किडनैपिंग को ही हम लोग अपूर्ण अपराध के नाम से जानते हैं। जो आपका डी वाला होगा ऑप्शन साथियों, यही करेक्ट आंसर यहाँ पे मार्क किया जाएगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके एक्सप्लेनेशन में क्या आपको देखने के लिए मिल रहा है। कह रहा है कि कुछ मामलों में यद्यपि अपराध कृत्य पूर्ण नहीं होता है, नहीं हो, अर्थात किसी व्यक्ति को क्षति न हुई हो फिर भी अपराध गठित हो जाता है। अगर कहीं कहीं आप देखते होंगे कि क्षति नहीं भी हुआ होता है फिर भी वहां पे ऑफेंस कमिट हो जाता है। यह प्रारंभ अपराध, ये प्रारंभिक अपराध के मामले होते हैं, मीन्स कि ये इनिशियल स्टेज के अपराध के मामले होते हैं। इनको अपूर्ण अपराध कहते हैं। जैसे प्रयत्न करना, किसी भी टाइप का अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग अपूर्ण अपराध के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। या फिर आपराधिक षड्यंत्र होता है या फिर दुष्प्रेरण होता है, ये सभी के सभी क्या होते हैं साथियों, ये सभी के सभी अपूर्ण अपराध के अंतर्गत कंसीडर किए जाते हैं। साथियों ये था क्वेश्चन 9 नंबर तक। अब हम नेक्स्ट एक वीडियो लेकर के आएंगे, नेक्स्ट सेशन लेकर के आएंगे, और इससे आगे के जो भी कंटेंट होंगे उन सभी चीजों को, उन सभी कंटेंट्स को मैं आपके सामने एक एक करके प्रोवाइड करूंगा। तो साथियों ये था आज का टोटल वीडियो। मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ साथियों, तब तक के लिए धन्यवाद।